वेलकम टू क्लास 10th। और हम अपना जो चैप्टर सेकंड कर रहे थे, चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं। और इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपने सारे ही टॉपिक बड़े ही ध्यान से करने हैं। तो चलिए आज का हमारा जो विषय है वो है संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। तो देखिए ये है हमारा आज का विषय। और संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको जो दो कहानियां हैं वो सुनाना चाहूँगी। तो सबसे पहले आप कहानियों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए जो पहली कहानी है, एक औरत है कांता, एक उसकी है ये कहानी। तो ध्यान दीजिए। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक कार्यालय में काम करती रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है, यानी उसे पूरा महीना होने के बाद उसे वेतन मिल जाता है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। यानी कि भविष्य निधि इसको जैसे आप मान लीजिए कि जैसे इंक्रीमेंट वगैरह जो लगता रहता है वो इन्हें मिलता रहता है। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं, यानी कि जो इनको स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाती हैं वो, और अन्य भत्ते भी इनको मिलते रहते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है, यानी कि इस दिन का ऐसा अवकाश होता है, छुट्टी होती है। उसका मतलब इन्हें वेतन नहीं, इनका कटता नहीं है वेतन। सवेतन यानी कि वेतन के साथ इन्हें अवकाश मिलता है, यानी उस दिन का अगर ये अवकाश होता भी है तो इन्हें वेतन मिलता है बदले में। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था, जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख हुआ था। यानी कि एक नियमबद्ध जो है, इन्हें नियमों का पालन करना होता था। इन्हें एक नियुक्ति पत्र मिला हुआ था और साथ में जो है बहुत सारी जो कुछ शर्तें थी जिनका उल्लेख उसमें हुआ था। यानी अगर कुल मिलाकर देखें तो इसकी जो नौकरी थी ये जो थी, मतलब इनको ये निश्चित, इनको एक फिक्स जो जॉब मिली हुई थी। तो इसके बाद देखिए जिसे हम नियमित नौकरी भी कहते हैं, यानी कि रेगुलर जो है इन्हें ये जॉब मिली हुई थी। तो इसके बाद हम एक व्यक्ति है जिसका नाम कमल है, उसका उदाहरण ले लेते हैं। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान, यानी कि किसी की अपनी जो है पर्सनल जो दुकान होती है, एक निजी दुकान होती है, उसमें ये जो किराना की दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। यानी कि प्रत्येक दिन इसको जो है शाम के समय इसका जो है पैसा मिल जाता है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता रहता है। उसे अपनी जो है मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता, यानी सिर्फ उसे अपनी मजदूरी मिलती है। जिस दिन वह काम पर नहीं जाता उस दिन की जो मजदूरी है उसे नहीं मिलती। यानी कि जिस दिन अगर मजबूरी में इसे छुट्टी मारनी पड़ती है तो इसकी जो है तनख्वाह, जो इसका वेतन है वो कट जाता है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी और सवेतन अवकाश भी कोई अवकाश ऐसा नहीं मिलता जिसका मतलब इसे वेतन बदले में मिले। तो ऐसी कोई सुविधा इसे प्राप्त नहीं है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला, यानी कि इस नौकरी पर लगते समय जब ये किराना की दुकान पे मजदूर लग रहा था तो उस पर इसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो, यानी कि जिसमें ये लिखा गया है कि भाई इसे नियुक्त किया गया है, या उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। यानी कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर उसका जो मालिक है चाहे तो वो किसी भी समय इसे जो है काम पर हटा सकता है। तो देखिए हमने दो कहानियाँ पढ़ी थी और दोनों कहानियों में हमने लोगों का जो है, लोग जो काम में नियोजित हैं, यानी कि कामों में जो लगे हुए हैं, मतलब किस किस क्षेत्र में व्यक्ति जो है काम करता है, कैसा मतलब उसके कार्य का जो क्षेत्र है किस तरह का है, उसकी प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। हमने अभी दो कहानियाँ पढ़ी थी, उसके आधार पर जो है हमने इसे दो भागों में बांटा है, संगठित और असंगठित। तो देखिए हम चर्चा करते हैं। देखो, लोगों के नियोजित होने के आधार पर हम क्षेत्रकों को दो भागों में बांटते हैं, यानी कि जो लोग हैं वो काम में लगे हुए हैं।
जो देश का नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ किसी न किसी काम में लगा हुआ है। तो काम के आधार को हमने दो भागों में बांटा है, यानी संगठित और असंगठित। अब संगठित क्षेत्रों में जो संगठित क्षेत्रक है, इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार का काम है और कौन सी सुविधाएं इन्हें मिलती है। तो देखिए, ये क्षेत्रक है सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, यानी कि ये जो है, ये जो इसमें जो नौकरियां मिलती हैं, ये इसको सरकारी नौकरी कहते हैं। सरकार के द्वारा मतलब इनकी भर्ती होती है। सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो भी व्यक्ति इन नौकरियों में लगता है, उसे प्रत्येक नियम कानून मानने पड़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कारखाने में लगे हैं, तो कारखाना अधिनियम न्यूनतम मतलब ये जो इनकी नौकरियों से रिलेटेड क्या होता है, सारे नियम बने होते हैं। देखिए, जैसे कारखाना अधिनियम है, यानी इन्हें जो है जिस भी काम में ये लगेंगे उसके लिए कुछ नियम होते हैं। यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम होता है, यानी कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इनको मतलब वेतन होगा, इनका फिक्स होगा। सेवानुदान अधिनियम है, यानी कि अगर मान लीजिए मतलब जॉब करने के बाद अगर जब इनकी नौकरी जैसे रिटायरमेंट के समय भी जो है इनको कुछ ना कुछ सुविधाएं मिलती हैं। तो मतलब इनकी जो नौकरियां होती हैं संगठित क्षेत्र में, तो इन्हें कुछ ना कुछ जो लाभ होता है प्रत्येक पग पे इनको मतलब नियम कानून जो है उनके अंदर बंधे हुए होते हैं। इनकी जो नौकरियां हैं, इन्हें हर तरह की जो फैसिलिटी है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, रोज़गार सुरक्षित होता है और रोज़गार नियमित होता है। सुरक्षित मतलब ये निश्चित होते हैं, चाहे कुछ हो, इनका जो नौकरी है, इनकी जो जॉब है वो बिल्कुल फिक्स होती है। और नियमित होता है, रेगुलर होता है, मतलब रोज़गार की अवधि नियमित होती है। यानी कि एक समय जो जब तक इनकी जो मतलब जैसे आपने देखा भी होगा, रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 58 या 60 के करीब होती है। तो इनकी जो जॉब होती है बिल्कुल फिक्स होती है, समय सीमा जो है निश्चित होती है कि कब तक इन्हें नौकरी मिलेगी। यहाँ अतिरिक्त समय के काम करने, सवेतन छुट्टी अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी, आर्थिक आदि की जो है आदि का जो प्रावधान है। यानी रोज़गार की अवधि होती है, मतलब एक समय सीमा होती है कि किस समय तक इन्हें मतलब काम करना है। और इनकी जो छुट्टियां वो फिक्स होती हैं, उन छुट्टियों में इनकी जो है सैलरी वगैरह या वेतन नहीं कटता। बीमारी के कारण भी अगर ये छुट्टी ले लेते हैं तो भी मतलब इनका जो है वेतन नहीं कटता, उसमें भी इन्हें जो है अन्य सुविधाएं आदि भी प्राप्त होती हैं। ये तो थी बातें जो है संगठित क्षेत्रक में। अब चलिए बात करते हैं असंगठित क्षेत्रक में। तो चलिए इसके बाद हम असंगठित क्षेत्र के विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके जो नियम कानून है वो संगठित से बिल्कुल विपरीत हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ये क्षेत्रक है जो है सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। यानी कि ये जो नौकरियां हैं ये सरकार के द्वारा ये नहीं लगाए जाते हैं, नौकरियां दी जाती हैं, इनके कोई नियम कानून नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, कोई निजी, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है या कोई छोटे मोटे कारखाने का मालिक है, तो ये क्या करते हैं, अपने अधीन या अपने नीचे किसी को अपना जो है मजदूर है या काम के लिए रख लेते हैं। तो इस क्षेत्र के जो नियम, वैसे तो इस क्षेत्र के लिए भी नियम होते हैं, लेकिन जो है इनका पालन नहीं होता, क्योंकि ये देखिए, ये जो है ये प्राइवेट नौकरियां होती हैं और निजी होने के कारण जो मालिक होता है उसका यहाँ पर ज़्यादा नियम कानून चलता है। ये मतलब क्योंकि इनके बारे में इतनी छानबीन वगैरह नहीं होती है, तो इस वजह से जो है ये क्या करते हैं, इन नियमों का पालन वगैरह नहीं करते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये होता है कि भाई इनको कोई देखने या कोई मतलब जांच पड़ताल करने वाला नहीं आएगा कोई। तो देखिए, ये कम वेतन वाले रोजगार होते हैं और प्राय नियमित भी नहीं होते। यानी कि ये देखिए, ये जो है निजी मतलब निजी क्षेत्र होते हैं और जो है मालिक की दया पर होते हैं। वो जितना चाहे वेतन जो है अपने अधीन काम करने वाले मजदूर को या कर्मचारी को दे सकता है और कभी भी उन्हें नौकरी से निकाल सकता है। नियमित भी नहीं होते, मतलब ये जो जॉब होती हैं। रोज़गार सुरक्षित नहीं होता इसमें, यानी कि कभी भी हटाया जा सकता है, न नियमित होता है। और इसकी जो समय सीमा है, मान लीजिए अगर हम कहें कि 58 साल तक या 60 साल तक जो है गवर्नमेंट जॉब होती है, तो इसमें ऐसा कोई नहीं होता है कि भाई आप अगर आज मालिक आपसे खुश है तो आज आप नौकरी पे लगे हुए हैं, अगर कल आपसे खुश नहीं है तो वो आपको कल निकाल सकता है। तो यहाँ देखिए, अतिरिक्त समय के काम करने,
सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि की कोई भी प्रावधान नहीं है। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण में आपको बताया था, अभी हमने 2 उदाहरण पढ़े थे। तो कमल जो व्यक्ति था उसे मतलब कोई भी जो है बीमारी की या कोई भी किसी प्रकार का अवकाश उसे नहीं मिलता था। तो देखिए हमने जो है 2 क्षेत्रकों के बारे में पढ़ लिया, असंगठित और संगठित। अब देखिए इसमें देखिए जो संगठित क्षेत्रक है वो तो नियम कानून का अनुपालन करते हैं और उसमें जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं या कर्मचारी होते हैं उन्हें हर प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, वो भी सरकार के द्वारा दी जाती है। लेकिन जो लोग असंगठित क्षेत्रकों में संलग्न हैं, लगे हुए हैं काम करने वाले, तो उनका जो है उन्हें तो किसी प्रकार की भी जो फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि असंगठित क्षेत्रकों के जो श्रमिक होता है उनका संरक्षण कैसे किया जाए, यानी कि देखिए उनके अधिकारों की रक्षा या उनकी जो है किस तरह से उनका जो है रोज़गार नियमित चलता रहे या उनके अधिकारों का हनन ना हो। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए ऐसे मतलब कैसे इनको सुरक्षित किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। तो देखिए सरकार द्वारा बनाए नियमों का अनुपालन करना चाहिए, यानी कि कड़ा जो है जो रूल रेगुलेशन जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रकों को भी जो असंगठित क्षेत्रक होते हैं इनकी भी जो है सरकार को चाहिए कि जांच पड़ताल समय समय पर हो, और जो है यहाँ के जो मज़दूर हैं या कर्मचारी हैं उनका भी मतलब जैसे फीडबैक लेते रहना चाहिए। यदि वह आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसे जो है नियमित काम मिले। देखिए ये एक मतलब ये किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी है और ये मानवता भी है। यदि कोई व्यक्ति आपके अधीन काम कर रहा है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसे नियमित काम मिलता रहे। ये जो है ये नियम भी है और साथ में है जो कि ये मतलब उसका अधिकार भी है कि उसे जब भी अगर कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आप उसका ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे नियमित काम दें। आवश्यकता होने पर आप अवकाश भी दें उसे, और वेतन को नियमित मतलब वेतन भी नियमित होना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि कभी जो वेतन है वो कभी कभी मिल रहा है, मतलब कोई फ़िक्स डेट नहीं होती है, या मतलब उसकी जो जैसे बढ़ोतरी है जैसे वर्ष में एक बार वेतन बढ़ोतरी है वो भी नहीं हो। तो इन सब चीज़ों के जो है नियम होने चाहिए और नियम कड़िता से जो है लागू होने चाहिए। मानवता का जो अनुपालन करना चाहिए। देखिए ये इंसानियत के नाते भी अगर ऐसा चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति का मान लीजिए जो मान ले कोई व्यक्ति है जैसे अब ये अंबानी हैं, टाटा हैं, तो ये जो है इतने बड़े बड़े जो एम्पायर के जो मालिक हैं, मान लीजिए इनके अधीन कोई काम करता है तो इनकी ये मानवता भी बनती है कि उस व्यक्ति का जो है ये शोषण ना करें, मतलब हद से ज़्यादा काम ना लें, उन पर किसी प्रकार का जो है उनका शोषण ना हो। तो ये सारी जो नियम यदि इनकी इनकी पालना हो तो असंगठित जो क्षेत्रक हैं उनके जो श्रमिक हैं उनका भी संरक्षण किया जा सकता है। तो इसके बाद देखिए जो है हम इसके बाद करेंगे कि स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। देखिए स्वामित्व यानी कि वो अभी जैसे हमने बात की आपके साथ संगठित और असंगठित के ऊपर हमने चर्चा की है, तो इसी तरह जो स्वामित्व के आधार पर जो क्षेत्रक होते हैं वो देखिए एक सार्वजनिक और एक निजी क्षेत्रक होता है। तो सबसे पहले देखिए हम सार्वजनिक क्षेत्रक पे बात करते हैं। इनमें जो अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही जो है सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। तो देखिए जो आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारी ऐसी सार्वजनिक जो क्षेत्रक होते हैं इसमें क्या होता है कि जो संपत्ति है, परिसंपत्ति है, यानी कि जो किसी भी देश की संपत्ति है तो उस पर सरकार का जो है स्वामित्व होता है और सरकार ही जो सेवाएं हैं यानी कि देश के नागरिकों को जो भी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध देश की सरकार ही करवाती है। उदाहरण के लिए जैसे रेलवे है और ये डाक सेवाएं हैं, इनकी जो सेवाएं जो दी जाती है ये सरकार का कर्तव्य होता है कि ये सेवाएं जो है आम जन तक पहुंचाई जाए। सार्वजनिक क्षेत्रकों की जो गतिविधियां होती हैं उनका जो ध्येय है वो लाभ अर्जित करना नहीं होता है। देखिए जब देश की सरकार है जो सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं तो वो उपलब्ध करवाने का उद्देश्य यही होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं और उनके लिए उन्हें जो है अधिक व्यय भी ना करना पड़े।
इसमें मतलब सरकार का जो है ध्येय लाभ कमाना नहीं होता है। लेकिन देखिए इसके विपरीत जो निजी क्षेत्रक है इनमें जो है परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण का की जो जिम्मेदारी है वो एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। देखिए निजी क्षेत्रक है, जैसे मान लीजिए किसी का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या किसी का प्राइवेट स्कूल है, तो ये जो परिसंपत्तियां होती हैं इसमें जो है सरकार का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। इस पर जो अधिकार है वो किसी एक एकल व्यक्ति या किसी मतलब कंपनी के हाथ में होता है। जैसे मान लीजिए जो टाटा की कंपनी है या रिलायंस की कंपनी है, इनके जो मालिक हैं ये एक व्यक्ति है और मतलब सरकार का इसमें कोई वो नहीं है, फ़ायदा लाभ वगैरह सरकार का मतलब इसमें कोई भी जो है हिस्सेदारी नहीं है। तो देखिए जो निजी क्षेत्रक होते हैं उनका ध्येय केवल लाभ कमाना होता है, केवल मतलब लाभ कमाना। यानी कि अगर वो किसी प्रकार की जो सुविधाएं हैं आम जनों को देते हैं तो बदले में ये बहुत सारी जो है उनसे धन लेने या धन कमाने का उद्देश्य होता है इनका। तो देखिए कई ऐसी जो चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इनमें से जो कुछ चीज़ें हैं उन पर बहुत अधिक खर्च जो है करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती है। जैसे मान लीजिए सड़कें बनवानी है, पुल बनवाने हैं, रेलवे लाइन बिछवानी है या रेलवे फैसिलिटी देनी है या पत्तन है जैसे जहाज़ों के जहाँ पर जहाज जैसे हवाई अड्डा होता है इस तरह से जो है जहाज पत्तन होते हैं जहाज़ों के, जे बिजली आदि निर्माण करवाने के लिए बांध बनवाना है या सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। तो ये सारी की सारी जो है ये निजी क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक मतलब इनको मुहैया नहीं करवा सकता इन सुविधाओं को। इसीलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है ताकि जो आम जन है, जो लोग हैं, देश के नागरिक हैं, जनता है, उन्हें ये सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। और देखिए कुछ ऐसी जो हैं गतिविधियां होती हैं जिनमें केवल और केवल सिर्फ सरकारी जो समर्थन है उनकी आवश्यकता होती है, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं। अगर देखिए मान लीजिए अगर प्राइवेट अगर कोई हॉस्पिटल खोलता है तो वो क्या करेगा, वो गरीब से गरीब आदमी के से भी मतलब वो अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करेगा। और जो व्यक्ति है जो है धन के अभाव में बीमारी से ग्रस्त होकर के मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर उसकी इतनी हैसियत ना हो कि वह जो है ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उपलब्ध कर सके या प्राप्त कर सके, तो वो कैसे मतलब करेगा। तो सरकार और इसी तरह जो है शिक्षा का क्षेत्र है, मान लीजिए अगर जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह होते हैं, इनमें यदि कोई ऐसे भी जो है परिवार होते हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते, तो शिक्षाएं मतलब वो जो है सरकारी शिक्षाओं को तो वो प्राप्त कर सकते हैं, अपने बच्चों को सरकारी शिक्षा दिलवा सकते हैं। लेकिन जो है उनकी हैसियत में मतलब नहीं होता ये सब कि भाई वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो ये ऐसे ही जैसे ये दो उदाहरण मैंने दिए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा सुविधाएं हैं, तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें जो है सरकार का समर्थन बहुत आवश्यक है। और यदि इन पर निजी क्षेत्रक व्यय अगर वैसे तो करता ही नहीं है और करेगा तो अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए करेगा, जिससे जो है आम जन जो मतलब अमीर लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, वो तो ये सारी फैसिलिटीज़ अपने और अपने परिवार को दिलवा सकते हैं। लेकिन जो गरीब तबका है, जो मतलब निर्धन लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो मतलब ये फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं कर सकते, अपने परिवार को नहीं दिलवा सकती, तो उनका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारी लास्ट वीडियो थी और आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।